रमेश ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, माँ शारदा सामने आकर कहने लगी, बहू कहाँ है बेटा? 2-3 बार उल्टियाँ की है माँ, उसे सर दर्द भी है तो वो सो रही है। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना है। माँ तुम उसे एक बार अस्पताल ले जाना। ठीक है बेटा, तुम ठीक से ऑफिस जाओ। रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है। शारदा बहू अनामिका जो सो रही थी उसके पास जाती है। बाहर का आलतू फालतू खाती हो और उल्टी करते रहती हो। शादी के 3 साल हो गए, अभी तक बच्चों के बारे में सोची नहीं। इस तरह से वो परेशान होती है। फिर अनामिका धीरे धीरे उठती है। शारदा उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर हेमलता के सामने सासू माँ शारदा बैठी हुई थी। बहू अनामिका दुखी थी और सर झुका के वहाँ खड़े खड़े आंसू बहा रही थी। डॉक्टर हेमलता ये बात गौर करती है और कहने लगती है, देखो बेटा, तुम मेरे पास आई हो, फिर क्यों आंसू बहा रही हो? तुम बेझिझक होकर जो भी समस्या है मुझे खुल के बताओ। इसका चेहरा रोंदुई है। 3 साल हो गए शादी के, अभी तक बच्चे नहीं हुए। मुझे अच्छे से पता है मेरे बेटे में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है भी तो इस औरत में है। सुबह से 2-3 बार उल्टियाँ कर चुकी है, देखिए क्या हुआ है। उनकी इस तरह की बातें सुन के अनामिका और दुखी हो जाती है और चुपचाप आंसू बहाने लगती है। शारदा जिस तरह से बात कर रही थी अपनी बहू के साथ, डॉक्टर हेमलता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहने लगती है, आपकी कोई कन्या संतान है क्या? नहीं डॉक्टर साहिबा, हमें तो चाहिए था। मेरे पति ने कोशिश भी की थी पर नहीं हुआ। अब जो किस्मत में है वही सही। अगर आपका खुद का संतान है तो आपको तो एक महिला की तकलीफ समझनी चाहिए, पर आप तो सास की तरह इसे डांट रही हैं। आप सास की तरह इसे घर का कामकाज खाना पकवाती हैं, पर अगर आप एक माँ की तरह अगर सोचती तो इसे अपने पास बुलाती, माँ की तरह इसके साथ बैठकर बातचीत करती, पूछती बेचारी को आखिर में क्या परेशानी है। लगता है आपको कभी तकलीफ नहीं होती है। ऐसा कहने पर शारदा बिना कुछ कहे चुपचाप सर झुका लेती है। आप यहीं पे रुकिए, मैं उसकी जांच करके यहाँ ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने चेयर से उठती है। फिर मुस्कुराते हुए अनामिका का हाथ पकड़ के वहाँ से वो अनामिका को दूसरे कमरे में ले जाती है। उधर घर पे लैंडलाइन पे फोन बजता है और प्रसाद फोन उठाते हैं। हेलो पिताजी, अनामिका कैसी है? बहू और तुम्हारी माँ अस्पताल गई है, लौट आएंगी तो मैं फोन करूँगा। ठीक है पिताजी, जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। फोन रख के फिर रमेश फाइल देखने लगता है। उधर अस्पताल में डॉक्टर हेमलता ने जो बातें शारदा से कही वो सब वो सोचने लगती है। क्या दुष्ट सासू माँ की तरह मैं बर्ताव करती हूँ, क्या बातों से मैं उसे चोट पहुँचाती हूँ। भगवान मेरे बारे में जानते थे, इसीलिए क्या उन्होंने मुझे बेटी नहीं दी? जैसे डॉक्टर ने कहा बहू के साथ प्यार से बात करने से सब कुछ अच्छा होगा, पर मैंने तो ऐसा नहीं किया। शारदा इसी तरह मनी मन सोच ही रही थी। तभी डॉक्टर हेमलता अनामिका को अपने साथ लेकर वापस लौट आती हैं। शारदा ने गौर किया कि डॉक्टर हेमलता के चेहरे से खुशी झलक रही है। बैठो अनामिका। ठीक हूँ मैडम, असल में जो बात है बताइए। जो भी समस्या मुझ में है मैं उसे सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप कृपया बताइए। अनामिका तुम गर्भवती हो, कांग्रेट्स। उनकी बातें सुन के अनामिका और शारदा एक दूसरे को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उनकी खुशी मानो कि ऐसा हो जैसे कि 7वें आसमान पे हो। मैडम आप सच कह रही हैं? हाँ शारदा, आपकी बहू गर्भवती है। उसी के साथ वो बहुत कमजोर है। सास की तरह आपने उसे बहुत डराया भी है, ठीक से उसे खाना पानी भी नहीं दिया। वो तो हो गया मैडम, पर अब आप देखिए मैं उसे बहुत ही प्यार से अपनी बेटी के तरह देखभाल किया करूंगी। ताकत के लिए मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, समय समय पर आप खिलाते रहें। हाँ ठीक है मैडम। ऐसा कहकर शारदा अपने चेयर से उठ के खड़ी होती है और शर्माती हुई बहू को मुस्कुराते हुए देखती है। अरे बहू, इतनी देर खड़ी हो वो ठीक नहीं है। आओ यहाँ पे बैठो। अब तुम्हें आराम से बैठ के रहना है। एक ही काम सिर्फ तुम्हें करना है, वो है खाना पीना। तो क्या घर का काम काज आप करेंगी? मैं करूंगी डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है, मैं दादी बनूंगी। अब शारदा का घर बच्चे की किलकारी से भर उठेगी। सावधान रहिएगा, आपके पास मेरा नंबर है, कोई इमरजेंसी है तो तुरंत फोन कीजिएगा। ऐसा कहकर शारदा अपनी गर्भवती बहू को ऑटो में बैठाकर उसे घर वापस ले जाती है। प्रसाद दरवाजे के पास आते हैं। अजी आप दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश हुआ बहू, तुम्हारी सास ये खबर सुनने के लिए
कई सालों से इंतजार कर रही थी। अब जाके इच्छा पूरी होने जा रही है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। बहू बहुत ज्यादा कमजोर है, उसका अच्छे से हमें देखभाल करना होगा। सिर्फ सावधानी नहीं, बहू को अपनी बेटी की तरह रखना होगा। बताओ क्या क्या चाहिए, मैं चुटकियों में सब ले आता हूँ। फिर शारदा अपनी बहू अनामिका को उसके बेडरूम में ले जाती है। प्रसाद जल्दी से अपने बेटे रमेश को फोन करके खुशखबरी बताते हैं। बेटा रमेश, तुम बाप बनने वाले हो, बहुत बहुत बधाई। वाह पिताजी, ये तो बहुत अच्छी खबर है, आज हम घर में पार्टी करेंगे। रमेश खुशी से इस तरह से कहकर फोन रख देता है। शारदा अपनी गर्भवती बहू को ले जाके बिस्तर पे बैठाती है। बहू तुम अभी सोना नहीं, मैं तुरंत अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शारदा वहाँ पे चुटकी बजा के अदृश्य हो जाती है और बहू के लिए जूस लेकर हाजिर हो जाती है। देखकर अनामिका आश्चर्य रह जाती है। बहू ये जूस पी लो। बाप रे, अभी नहीं पी सकती। ऐसे कहने से कैसे चलेगा, तुम्हें खा के आराम करना होगा, मैं खाना पकाती हूँ। शारदा के कहने पे अनामिका जूस पी लेती है। अब तुम आराम से सो जाओ, जैसे खाना बन जाएगा मैं आके तुम्हें जगाऊंगी। ऐसा कहकर वो अनामिका को बिस्तर पे सुला के वहाँ से चली जाती है। फिर शारदा प्रसाद दोनों हॉल में जाकर चिकन, मटन, फिश, तरह तरह की सब्जियाँ, साग 2 घंटे तक कठिन परिश्रम करके एकदम गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना पकाते हैं। फिर सो रही बहू अनामिका के पास शारदा आके उसे धीरे धीरे नींद से जगाती है। अनामिका उठ के मुंह हाथ पैर धो के वो बाहर निकल आती है। फिर अनामिका को अच्छे से बैठाकर उसके चारों तरफ खाना परोस देती है और प्रसाद पंखा लेकर उसे हवा करने लगते हैं। और इस तरह से सासू माँ शारदा अपनी गर्भवती बहू का बहुत प्यार और स्नेह से जतन करने लगती है। वो एक मायावी गांव था। वहाँ पे सभी लोग बहुत गरीब थे। वो मजदूरी करके जलाओ लकड़ी ले आते थे और उसी से जीविका चलाते थे। अनामिका, जो कि बहुत ही गरीब बहू थी, एक मिट्टी के घर में रहती थी। एक बेंच के ऊपर कपड़े रख के वो वहीं पे सिलाई करती थी। तभी उसकी बेटी काव्या वहाँ आकर कहती है, माँ, दादी ने कहा मुझे चीनी ले आने, पैसे दो ना। वो पूछ ही रही थी, तभी शारदा पीछे से आ जाती है और गुस्से से काव्या से कहती है, कितनी बार कहूँ तुम्हें, तुम हमारी खून नहीं हो और ना ही तुम मेरी पोती हो, तुम अनाथ हो। पता नहीं इस बहू को उसको पालने का क्या शौक है। ये सुनकर काव्या रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। ये देखकर अनामिका को बड़ा दुख होता है। फिर वो सासू माँ को देखकर कहती है, क्यों माँ जी, आप उसे तकलीफ क्यों देती हैं? ये रोती ही है, जब देखो इसके आंखों में आंसू ही आते हैं। जब से तुम इस रोती हुई बच्ची को घर पे लेकर आई हो ना, तब से जिन लोगों ने हमें कपड़े दिए थे वो भी वापस लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। जरूरत नहीं होगा उन्हें, इसीलिए नहीं ले जा रहे हैं। उसके लिए काव्या को क्यों डांट रही हैं आप? काव्या को इस तरह से डांट फटकार लगा के आपको क्या फायदा होगा? जब से ये आई है तब से तुम मेरी एक बात नहीं सुन रही हो बहू। पता नहीं कब सुनोगी। चलो 10 रुपए दो तो, चाय बनाने के लिए घर में दूध नहीं है। तुम 10 रुपए दोगी तो मैं दूध चीनी लाके थोड़ा चाय बनाऊंगी। मेरे पास अभी पैसे नहीं है माँ जी, जो पैसे देने वाले वो कपड़े नहीं ले गए। फिर भी आप दुकान में जाइए, उनसे कहिए मैंने कहा है कि आपको चीनी देने के लिए, बाद में पैसे आने पे मैं उसका उधार चुका दूंगी। ठीक है बहू। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। अनामिका मशीन में लगे हुए कपड़ों को देखकर सोचती है, इस तरह से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर सीता, गौतमी, अपर्णा अपने अपने कपड़े ले जाती है तो मेरी थोड़ी दिक्कत कम हो जाएगी। बहुत दिन हो गया उनसे मिले हुए, एक बार जाके मुझे उनसे पूछना होगा। इस तरह से सोच के वो सारे सिले हुए कपड़ों को एक पुराने बैग में पैक कर लेती है और जाने लगती है। जब निकलने ही वाली थी तभी अपनी रोती हुई बेटी काव्या की याद आती है। जल्दी से वो अंदर जाती है, देखती है उसकी बेटी काव्या हाथ चक्की के पास बैठी हुई है और उसे देख देख के रो रही है। मत रो बेटा, तुम्हें तो अपनी दादी के बारे में पता है, पर ये क्या है, जब भी दुख होता है या खुश होती हो तुम इस चक्की को आकर सब बताती हो। ये हाथ चक्की नहीं है माँ, ये मेरी माँ की यादें हैं। जब भी मैं रोती हूँ माँ को आके बताती हूँ तो माँ सुन लेती है, हंसती हूँ तो माँ सुन के खुश होती है। पर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ काव्या। पर हर वक्त दादी तो यही कहती है कि आप मुझे पाल पोस के बस बड़ी कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपनी माँ से जितना बात करना तुम अच्छे से कर लेना, फिर पढ़ाई करना। मैं काम से थोड़ा बाहर जा रही हूँ। ठीक है माँ।
इस तरह कहकर अनामिका खुशी खुशी घर से बाहर निकल आती है। घर से जैसे ही बाहर आती है तो देखती है दादाजी जो पेड़ के नीचे बैठकर चाय का इंतजार कर रहे हैं। चाय लाई हो बहू? चीनी लाने के लिए सासू माँ दुकान गई है, वो चीनी लाते ही आपको चाय बना के देंगी। ठीक है बहू, वैसे कहाँ जा रही हो? गौतमी अपर्णा उनके कपड़े सिल के कई दिनों से तैयार पड़े हुए हैं, पर वो लेने नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ले जा रही हूँ ताकि पैसे ले आऊं। ठीक है, ध्यान से जाना। फिर अनामिका सारे सिले हुए कपड़ों को थैले में भर के वहाँ से निकल जाती है। जब वो रास्ते से चल के जा ही रही थी तभी उसे अपर्णा सर पे एक टोकरी में कुछ कपड़ों को लेकर जाते हुए दिखती है। 2-3 दिनों से कुछ काम नहीं मिला, इसीलिए अपर्णा बहुत गुस्से में थी। अनामिका को जब ये पता चला तो वो जाके अपर्णा को रोकी। ये ठीक किया क्या आपने? इतने दिनों से कपड़े सिलने दिया और मेरे पास ही छोड़ दिया, ऐसे कैसे चलेगा? अपर्णा चिढ़ के कहने लगती है। देखो अनामिका, पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे परेशान मत करो, यहाँ से अब तुम जाओ। मैं चली जाऊंगी दीदी, सिलाई के पैसे दे दीजिए। अभी तो नहीं है अनामिका, जब होगा तब दूंगी। वैसे भी कपड़े तुम्हारे पास ही है, तुम चाहो तो बेच सकती हो और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे परेशान मत करो। इस तरह कह के गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। अनामिका को भी समझ में नहीं आता है वो क्या कहेगी, इसीलिए वो आगे जाने लगती है। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद उसे गौतमी दिखती है जो एक मिट्टी के घर के सामने बैठकर रो रही थी। ये देखकर अनामिका कुछ कही नहीं, दुखी होकर परेशान होकर वो जाने लगी। तभी गौतमी ने अनामिका को देखा। अनामिका, मैं समझ रही हूँ तुम पैसों के लिए आई हो, पर मेरे पास अभी कोई काम नहीं, इसीलिए पैसे भी नहीं। इन कपड़ों को ले जाके मेरे बच्चे की उम्र के बच्चों को बेच दो। ये सुनकर अनामिका बिना कुछ कहे घर लौट आती है। आके देखती है काव्या उस चक्की को देखकर तभी भी रोए जा रही थी। उसे देखकर शारदा को गुस्सा आ जाता है। ये देखकर अनामिका डर जाती है और भाग के उन दोनों के पास आती है। क्या हुआ सासू माँ, आप काव्या को क्यों डांट रही हैं? मैं ऐसे ही नहीं डांट रही हूँ बहू, तुम्हें जब पता चलेगा तुम जिसे पाल रही हो वो क्या की है तब तुम्हें भी गुस्सा आएगा। देखो इस चक्की को देखो। उनके कहे मुताबिक अनामिका उस चक्की को देखती है। वहाँ देखती है कि एक ड्रेस रखा हुआ है जो कि बिल्कुल मुचड़ चुका है। देखकर अनामिका दुखी हो जाती है। अरे अरे अरे, इस कपड़े को किसने ऐसे मुचड़ दिया, किसने इसे बर्बाद किया? और कौन करेगा, तुम जिस लड़की को पाल रही हो अपनी बेटी कहती हो। अरे माँ, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ये चक्की तो घर के अंदर था, मैं इसे कैसे बाहर लाऊंगी? आप भी बताओ, मैं इसे कैसे उठाऊंगी? उसकी बातें सुनकर शारदा बड़ा आश्चर्य हो जाती है। अनामिका संदेह की नजर से सासू माँ को देखती है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? अभी उनके दोस्त आ गए तो क्या होगा? उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी का जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए उन्होंने इस कपड़े को सिलने दिया था। ये भी कहा था काम पसंद आए तो वो और भी काम देंगे। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, इसे तुम अभी यहाँ से निकालो। इतना कहकर शारदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अनामिका खुद को समझाती है। इतने में ही उस चक्की के अंदर से 2-3 चमचमाता लहंगा ड्रेस बाहर निकल आता है। ये देखकर काव्या और अनामिका दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। इसी के साथ अनामिका खुद को संभालती है और फिर काव्या से पूछती है, ये क्या काव्या, 2-3 नए लहंगे निकल के आए? माँ, अभी मुझे याद आया, माँ ने मुझे कहा था ये एक मायावी चक्की है, जो कुछ हम सामान इसके अंदर डालेंगे उसे वो खराब कर देगा, फिर जो हम मांगेंगे वो नई चीज आ जाएगी। पहले मुझे समझ नहीं आया था, पर अब समझ में आ रहा है। इस तरह से वो मुझे मदद करना चाहती है। तब से अनामिका उस चक्की से निकले हुए मायावी लहंगों को बेचकर पैसे कमाने लगती है और इस तरह एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।